हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका शिखा मैम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं शशि यादव उपस्थित हूं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर आज का होने वाला है ना। तो जो सब्जेक्ट हम लोग हमारे साथ आप जुड़ेंगे, स्टडी करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सा सेशन है उस सब्जेक्ट के लिए, या यूं कहें कि जो भी सिलेबस आपका हम लोग आगे चल करके अध्ययन करने वाले हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, बस यूं समझ लें कि अगर आज का पूरा लेक्चर आप अच्छे से इत्मीनान से देख लिए और जो भी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लिए तो मेरा भरोसा रखिए पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपके उंगलियों पर नाचेगा। समझ में आ रहा है? उंगलियों पर नाचेगा, बिल्कुल सही सुना आपने, उंगलियों पर नाचेगा। इतना महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का। और यूं कहें कि हम जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो भी सिलेबस दे रखा है उन लगभग सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं ये जाकर के रिलेट करेगा आज का लेक्चर, है ना। तो आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या यूं कहें कि आज पहला लेक्चर है और एक ऐसा फाउंडेशन लेक्चर है आपका। ये आने वाले जो भी हम लोग लेक्चर आगे देंगे डिस्कस करेंगे उन सब के लिए इतना बेस है, इतना फाउंडेशन, या यूं कहीं कि इतना महत्वपूर्ण है कि आपका पूरी तरीके से पर्यावरण की एक जो समझ है ना उस समझ को पूरी तरीके से ये चरम बिंदु पर पहुंचा देगा। इतने अच्छे ढंग से आप सारी चीजों को समझना शुरू कर देंगे। तो बिना देर किए हुए आज के इस सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण क्लास है, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। तो इतना बस मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, अगर आपको लगे कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप नहीं जानते उसको कहीं ना कहीं आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आने वाले सारे लेक्चर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। आपको दिखाई दे रहा हो बोर्ड पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। आप हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं। मेरा नाम शशि यादव है, शशि सर नाम से मैं जाना जाता हूँ। तो अगर आपके सामने हम एक बेस या छोटा सा एक क्वेश्चन रखें और क्वेश्चन से ही शुरुआत हम लोग कर देते हैं और देखते हैं कितनी समझ विकसित हो पाई है अभी आपकी। अगर हम कहें कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में आपको पता है कि दो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा कौन सा है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी को बिल्कुल मध्य से, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली एक रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हाफ सर्किल निर्मित होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ठीक इसके नीचे वाला जो हाफ सर्किल बनता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा, भू के मध्य से गुजरने। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी, कितनी, 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी जो है ये जानी जाती है कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से। और ठीक भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की जो कोणीय दूरी है ये जानी जाती है मकर रेखा के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? मकर रेखा के नाम से, है ना। आप अभी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये तो जियोग्राफी का सेक्शन चल रहा है, जबकि हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पूरी लेक्चर सुनिएगा, इतना जबरदस्त ये पूरा जाकर के रिलेट करेगा ना, एक अच्छे ढंग से आपका पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का समझ विकसित कर देगा। लगातार बस बने रहना है, यहां देखना अभी क्लियर। तो ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी कर्क रेखा कहलाती है। मकर रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी कहलाती है। अगर हम आपसे सवाल करें, भूगोल में थोड़ी बहुत ही जानकारी आपको होगी कि ये जो सूर्य है, सूर्य लंबवत होता है किस पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर। अगर पूछे कि ये कब लंबवत होता है तो आपको पता होगा 21 मार्च को लंबवत होता है। 21 मार्च के अलावा ये लंबवत होता है कब, 23 सितंबर को। किस पर? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। क्लियर। सूर्य यही आपका उत्तरायण जब जाता है तो उत्तर में ये लगभग लगभग पहुंच जाता है कर्क रेखा के आसपास, और कर्क रेखा पर जब ये लंबवत होता है तो वो तिथि आपकी होती है 21 जून की। कौन सी तिथि होती है? 21 जून। यानी 21 जून को जो आपका सूर्य है वो लंबवत होता है किस पर? कर्क रेखा पर। किस पर लंबवत होता है? कर्क रेखा पर। यही सूर्य जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ गमन करता है, जिसको सूर्य का दक्षिणायन होना कहा जाता है, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये मकर रेखा पर पहुंचता है, और मकर रेखा पर ये सूर्य आपका लंबवत हो जाता है 22 दिसंबर को। कब लंबवत होता है? 22 दिसंबर को। अब इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। सूर्य है, लंबवत है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर 21 मार्च या 23 सितंबर को। क्लियर हो गया? 21 मार्च और
23 सितंबर को, 2 तिथियों को लंबवत होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य जब उत्तर की तरफ गमन करता है या उत्तरी गोलार्ध में जब आगे बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण होना। और जब सूर्य उत्तरायण होता है या उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ता है तो लगभग ये पहुंच जाता है कर्क रेखा पर 21 जून को। 21 जून को सूर्य उत्तर की तरफ अधिकतम दूरी तय कर लेता है और 21 जून की तिथि को यह कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। फिर कर्क रेखा पर जून के बाद फिर सूर्य वापस लौटता है, तो जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 23 सितंबर को लंबवत हो जाता है कहां? विषुवत रेखा पर। फिर सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 22 दिसंबर को लंबवत हो जाता है कहां? मकर रेखा पर। इतनी तिथियों को तो अभी हाल फिलहाल में आपके सामने ये रखा हुआ है कि 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब इसके पीछे का दरअसल इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट आपके सामने, या यूं कहें कि एक डेटा जो आपके सामने रखा गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि पर्यावरण में पारिस्थितिकी को शुरुआत करने से पहले या डिस्कस करने से पहले उस टॉपिक को हम लोग इसको आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, उस रीजन को ढूंढना क्यों है। देखो क्या है, इतना याद रखिएगा, सूर्य की अगर हम बात करें तो जो आपका सूर्य है, सूर्य की किरणें है ना, सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जितनी सीधी पड़ेंगी तापमान उतना ही ज्यादा मिलेगा। तापमान वहां क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जितनी सीधी पड़ेंगी तापमान उतना ज्यादा मिलेगा वहां, और यही सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जितनी तिरछी पड़ेंगी तापमान उतना ही कम मिलेगा। समझ में आ रहा? पृथ्वी के जिस भी हिस्से पर सूरज की किरणें जितनी सीधी पड़ती हैं, उस क्षेत्र में, उस बेल्ट में, उस भौगोलिक क्षेत्र में, उस कटिबंध में पृथ्वी पर तापमान ज्यादा मिलता है। और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूरज की किरणें जितनी तिरछी जाती हैं वहां तापमान उतना ही कम मिलता है। क्लियर हुआ? यहां समझना, सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जितनी सीधी तापमान उतना ज्यादा, सूरज की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जितनी तिरछी पड़ेंगी तापमान मिलेगा कम। अब इस पहले वाले चित्र को देखना थोड़ा सा, अगर हम यहाँ एक कंडीशन आपके सामने रखें कि 21 जून को सूरज की किरणें किस पर लंबवत है? कर्क रेखा पर। किस पर लंबवत है? कर्क रेखा पर। तो यही किरणें 21 जून को जो सूरज लंबवत है कहां? कर्क रेखा पर। तो इस समय सूरज की किरणें तिरछी जाएंगी कि नहीं मकर रेखा पर? मकर रेखा पर कैसे जाएंगी? तिरछी जाएंगी। यानी 21 जून को सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं या सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर, तो ठीक इसी समय जब 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत है तो इसी समय सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी जा रही है किस पर? मकर रेखा पर। तो अगर हम बात करें कौन से डेट की, 21 जून की बात कर लें, 21 जून की, तो 21 जून को इतना तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, कहां? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी या ऋतु कैसा होगा? ग्रीष्म होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी जा रही हैं। और ठीक इसी 21 जून को सूरज की किरणें तिरछी जा रही है मकर रेखा पर, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें तिरछी जाएंगी तो तापमान क्या मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या होगा? कम मिलेगा। और जब तापमान कम मिलेगा तो यहाँ मौसम कैसा होगा? ठंडी का। यहां तक कॉन्सेप्ट बस समझना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? इतना तो समझ में आ गया कि पृथ्वी के जिस भी हिस्से पर सूरज की किरणें जितनी सीधी पड़ेंगी तापमान उतना ज्यादा मिलेगा, और सूरज की किरणें जिस हिस्से पर जितनी तिरछी जाएंगी तापमान उतना कम मिलेगा। क्लियर हुआ? तो एक बात बताइए यहां, अब इस चित्र को देखना, अगर 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, और ठीक इसी समय मकर रेखा पर सूरज की किरणें तिरछी जा रही हैं तो यहाँ ठंडी है, तो अगर मकर रेखा पर जब सूरज की किरणें लंबवत होंगी तो यहाँ आपका क्या होगा? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगा? सूरज की किरणें सीधी जा रही है तब गर्मी होगा, और ठीक यहीं से उस समय कर्क रेखा पर सूरज की किरणें कैसी जाएंगी? तिरछी जाएंगी, तो यहाँ क्या होगा? शीत ऋतु। हो गया ना? अच्छा, एक चीज और देखना, सूर्य और पृथ्वी की अगर हम बात कर लें, सूर्य और पृथ्वी की बात कर लें, तो यहां तो आपने देखा बड़ा आसानी से आपने एक चीज को यहां देख लिया था, वो ये था कि अगर ये आपके सामने हम पृथ्वी बना देते हैं और पृथ्वी का ये आपका विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ये आपका कर्क रेखा, और ये आपका कौन सा? मकर रेखा। क्लियर है ना? तो देखिएगा, पृथ्वी है आपकी छोटी, सूर्य है पृथ्वी से कई गुना बड़ा। तो जब सूर्य की हम बात करें, सूर्य चाहे विषुवत रेखा पर लंबवत रहे,
चाहे यही आपका सूर्य कहां लंबवत रहे, कर्क रेखा पर, या फिर यही सूर्य आपका लंबवत रहे किस पर, मकर रेखा पर। जिस समय ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, यानी कि कब लंबवत होता है, 21 जून को, तो सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो यहां इसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन उसी समय 21 जून को ही सूर्य की किरणें लगभग सीधी आकर के पड़ती हैं, कहां, विषुवत रेखा पर भी। और सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर तो सीधी पड़ती ही पड़ती हैं, लेकिन यहां से सूरज की किरणें लगभग सीधी जाती हैं आपकी कहां, विषुवत रेखा पर। और जब सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तब तो इसकी किरणें सीधी जाएंगी ही जाएंगी। यानी ये एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी छोटी है और सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, इसलिए सूर्य चाहे कर्क रेखा पर चला जाए या फिर मकर रेखा पर चला जाए, इन दोनों कंडीशन में विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो अगर विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो विषुवत रेखा पर वर्ष भर गर्मी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल। तो 0 डिग्री अक्षांश कह लीजिए, या कह लीजिए इसी को क्या, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं हम क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इन 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर एक लाइन आप समझिएगा कि वर्ष भर यहाँ जो ऋतु होता है या मौसम होता है वो कैसा होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। यानी यहाँ वर्ष भर कैसा मौसम होता है, गर्मी का होता है। यानी वर्ष भर विषुवत रेखी क्षेत्र में तापमान उच्च मिलता है। क्लियर हुआ। अब यहां दूसरा कॉन्सेप्ट देखना, जब वर्ष भर विषुवत रेखा में तापमान उच्च मिलेगा तो सवाल यह है कि ये जो पृथ्वी है आपकी और पृथ्वी का ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इससे अगर उत्तर में जाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल आपका पृथ्वी का, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहां देखिएगा इस 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम उत्तर में जाएं और लगभग कहां तक जाएं, 10 डिग्री उत्तर में, और यहीं से चले आए हम दक्षिण में, कहां, 10 डिग्री दक्षिण में। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हो गया, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। यह सब जियोग्राफी का हिस्सा है। जियोग्राफी जब कभी पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो इसको बड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ड्रम पेटी, और इसी डोल्ड्रम पेटी में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं ये वर्ष भर कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। वर्ष भर कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। अब यहां देखिएगा, इस डोल्ड्रम पेटी में जब सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी तो डोल्ड्रम पेटी में वर्ष भर गर्मी रहेगा कि नहीं रहेगा, गर्मी रहेगा कि नहीं रहेगा, वर्ष भर गर्मी रहेगा। और जब वर्ष भर यहां गर्मी रहेगा तो वर्ष भर वाष्पीकरण भी होगा। यहाँ के समुद्री क्षेत्र में जो भी क्षेत्र, इस डोल्ड्रम पेटी के क्षेत्र में जो भी सागर महासागर इसके बीच स्थित होंगे, यानी डोल्ड्रम पेटी पृथ्वी के चारों तरफ जो गुजरती है, तो इसके क्षेत्र में जो भी सागर महासागर अन्य सारे जलीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे, उन सारी जगहों से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण वर्ष भर होगा। वाष्पीकरण वर्ष भर इसलिए होगा कि वर्ष भर डोल्ड्रम पेटी में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो जब वर्ष भर डोल्ड्रम पेटी में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वर्ष भर यहाँ क्या होगा, गर्मी का माहौल होगा, या गर्मी या ग्रीष्म ऋतु होगा। वर्ष भर तापमान उच्च होगा, और जब वर्ष भर तापमान उच्च होगा तो वर्ष भर यहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण। और जब वर्ष भर वाष्पीकरण होगा, जल वाष्प बन के ऊपर उठेगा, तो वर्ष भर जब वाष्पीकरण होगा तो वर्ष भर यहाँ क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है। तो जब पृथ्वी के विषुवत रेखी क्षेत्र में या डोल्ड्रम पेटी में विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जब वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वर्ष भर यहाँ गर्मी होगा, और जब वर्ष भर गर्मी होगा तो वर्ष भर वाष्पीकरण होगा। वर्ष भर वाष्पीकरण होगा तो वर्ष भर यहाँ क्या होगा, वर्षा। और जब वर्ष भर वर्षा होगा, पानी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ जो वर्षा होती है, याद रखिएगा, प्रतिदिन होता है दोपहर के 2 से 4 के बीच। दोपहर का 2 से 4 के बीच की जो अवधि है
प्रतिदिन यहाँ वर्षा हो जाता है। ऐसी वर्षा को यहाँ संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो जब वर्ष भर वर्षा होगा, यहाँ प्रतिदिन वो भी हो रहा है, तो याद रखिए जब वर्ष भर वर्षा होगा तो पेड़ पौधे वनस्पतियां यहाँ सर्वाधिक मात्रा में उगेंगे कि नहीं उगेंगे? उगेंगे, जाहिर सी बात है। जहां सर्वाधिक मात्रा में जल मिलेगा वहां आइडियल कंडीशन विकसित होगा पेड़ पौधे वनस्पतियों को उगने का। तो यहाँ वर्ष भर जब आपका वाष्पीकरण होगा, वर्ष भर वर्षा होगा, तो यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियां जो है ये क्या होंगे? सघन होंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, सघन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? क्लियर? अच्छा, जब आपको पता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, वर्ष भर तापमान उच्च मिल रहा है, वर्ष भर उच्च तापमान के कारण वर्ष भर वर्षा हो रही है, वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो पता चल रहा है यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियां सर्वाधिक मात्रा में उग रहे हैं। अब यहाँ देखना, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र से हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाइए। जब विषुवत रेखीय क्षेत्र से आप ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो तापमान में क्या आती है? तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या आती है? कमी आती है। चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाइए विषुवत रेखीय क्षेत्र से, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाइए। तो याद रखिएगा ये जो डोल्ड्रम पेटी है विषुवत रेखीय या विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी, इस 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद पहली बार जब उत्तर की तरफ जाते हैं तब पहली बार धीरे धीरे ठंडी का आभास होना शुरू हो जाता है, यानी तापमान कम होता है, पहली बार ठंडी मिलनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जितना उत्तर में चलते चले जाएंगे उतनी ही ठंडी बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ठंडी मिलती चली जाएगी, तापमान कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब एक सवाल आपसे करते हैं, अगर यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ रही है तो यहाँ वर्ष भर वाष्पीकरण तो वर्ष भर वर्षा हो रही है, वर्ष भर वर्षा हो रही है तो पेड़ पौधे अधिकतम मात्रा में सघन मात्रा में उग रहे हैं। तो जब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। जब तापमान में कमी आएगी तो याद रखिएगा आपके तापमान में कमी आने के कारण वाष्पीकरण में भी कमी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वाष्पीकरण में भी कमी आएगा। और जब वाष्पीकरण में कमी आएगा तो वर्षा में भी कमी आएगी। तो किसमें? वर्षा में भी कमी आएगी। समझ में आया? जब विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत हैं तो वर्ष भर गर्मी पड़ रही है, वर्ष भर गर्मी पड़ रही है तो वर्ष भर वाष्पीकरण हो रहा है, वर्ष भर वाष्पीकरण हो रहा है तो वर्ष भर वर्षा हो रही है। तो जब वर्ष भर वर्षा हो रही है तो यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियां सघन मात्रा में उगते हैं। क्लियर? और जहां जितना मात्रा में पेड़ पौधे वनस्पतियां सघन मात्रा में होंगे वहां सबसे ज्यादा जीव जंतु भी निवास करेंगे, और जहां सबसे ज्यादा जीव जंतु निवास करेंगे वहां की बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता सर्वाधिक होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इतना तो आसानी से आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगा? तो आसानी से बता सकते हैं कहां? डोल्ड्रम पेटी में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। लगातार इसी चीज को आप रटते हैं कि नहीं रटते? विषुवत रेखीय क्षेत्र में भाई जहां वर्ष भर उष्मा मिलेगा तो वर्ष भर वाष्पीकरण होगा, वर्ष भर वाष्पीकरण होगा तो वर्ष भर वर्षा होगा, वर्ष भर वर्षा होगा तो पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे रहेंगे, सदाबहार वन यहाँ उगते हैं। तो जब पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे रहेंगे, सघन जंगल उगेगा तो वहां बायोडायवर्सिटी या जीव जंतु जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो वहां की बायोडायवर्सिटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो सर्वाधिक मिलती है। कहाँ मिलती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो बार बार आप एक चीज रटते हैं, क्या रटते हैं? कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक मिलती है। बिल्कुल मिलती है। क्यों मिलती है? पूरा कारण आपके सामने रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तापमान जहां मिलेगा वहां वाष्पीकरण होगा, जहां वाष्पीकरण वहां वर्षा होगा, जहां वर्षा होगा वहां पेड़ पौधे सघन होंगे, जहां पेड़ पौधे सघन होंगे वहीं सबसे ज्यादा जीव जंतु होंगे। क्लियर होगा? अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां देखना, अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान मिलने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण पेड़ पौधे घने उग जा रहे हैं और पेड़ पौधों के कारण सघन मात्रा में यहाँ आपकी पेड़ पौधों के कारण बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिल रही है, तो जब तापमान घटेगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जब तापमान में कमी आएगी तो तापमान में कमी आएगी तो वाष्पीकरण में भी कमी आएगी, और जब वाष्पीकरण में कमी आएगा तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, और जब वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो पेड़ पौधों की मात्रा में कमी आएगी, और जब पेड़ पौधों की मात्रा में कमी आएगी तो बायोडायवर्सिटी में भी कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो बायोडायवर्सिटी में भी, जैव विविधता में भी कमी आएगी।
तो इतना तो आप आसानी से बता सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है, इसलिए वर्षा में भी कमी आएगी। वर्षा में भी जब कमी आएगी तो पेड़ पौधों की मात्रा में कमी आएगी, और जब पेड़ पौधों की मात्रा में कमी आएगी तो जैव विविधता में भी क्या आएगी? कमी आएगी। जैव विविधता में भी कमी आएगी। तो विषुवत रेखा क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान घटता है। तापमान घटता है इसलिए वर्षा की मात्रा घटती है। वर्षा की मात्रा घटती है इसलिए पेड़ पौधों की मात्रा घटती है। पेड़ पौधों की मात्रा घटती है इसलिए जीव जंतुओं की मात्रा घटती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी में कमी आती है। तो दूसरा फैक्ट जो आप लगातार रखते हैं कि विषुवत रेखी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, और विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। और जैव विविधता में विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर किसमें कमी आती है? जैव विविधता में कमी आती है। किसमें कमी आती है? जैव विविधता में कमी आती है। कोई पूछेगा विषुवत रेखी क्षेत्र से जब ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो जैव विविधता में भाई साहब कमी क्यों आ रही है? तो आप कहेंगे क्योंकि विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूरज की किरणें धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो जाती हैं, और जब सूरज की किरणें धीरे धीरे तिरछी होंगी तो जब सूरज की किरणें तिरछी होंगी तो जितनी तिरछी पड़ेंगी पृथ्वी के जिस हिस्से पर, वहां तापमान उतना कम मिलेगा। तो जब तापमान कम मिलेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो आपका वर्षा कम होगी। जब वर्षा कम होगा तो पेड़ पौधे कम उगेंगे, और जब पेड़ पौधे कम उगेंगे तो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता में भी क्या आएगी? कमी आएगी। वहां जीव जंतु कम मिलेंगे। क्लियर हुआ ना? सारा खेल किसका है? टेम्परेचर, तापमान का। और अगर कहें तापमान से भी पीछे जाकर के कहें कि सारा खेल किसका है, तो सूर्य के किरणों का सीधा और तिरछा चमकने का। क्लियर हुआ ना? तो यहां से पहला जो हम लोग सेशन शुरुआत करें, या यूं कहें कि पहले पेज पर हम आ जाएं, पहले पेज पर यहां तो जो ये कहानी हम आपको थोड़ा बहुत बता रहे थे, इसके पीछे का यही लॉजिक था कि विषुवत रेखी क्षेत्र की बात हम कर लें, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को, और मकर रेखा पर लंबवत होता है सूरज आपका कहां? 22 दिसंबर को। तो सूर्य चाहे आपका विषुवत रेखी क्षेत्र से आगे बढ़ के कहां पहुंच जाए? कर्क रेखा पर, या दक्षिण में जाकर के कहां पहुंच जाए? मकर रेखा पर। इन दोनों कंडीशन में आपका जो विषुवत रेखी क्षेत्र पर जो सूरज की किरणें जाती हैं ये लगभग सीधी पड़ती हैं। तो इसलिए विषुवत रेखी क्षेत्र में सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और जब विषुवत रेखी क्षेत्र में सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी, वर्ष भर सीधी पड़ेंगी, तो विषुवत रेखी क्षेत्र में वर्ष भर तापमान ज्यादा मिलेगा। वर्ष भर तापमान ज्यादा मिलेगा तो वर्ष भर वाष्पीकरण, वर्ष भर वाष्पीकरण तो वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा तो वर्ष भर वहां सदाबहार वन मिलेंगे, और सदाबहार वन जहां रहेंगे वहां पेड़ पौधे जहां रहेंगे वही बायोडायवर्सिटी आपकी रहेगी। यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर आपसे हम यहां सवाल करें, एक सवाल आपके सामने रख दें कि इतना तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वही मिलेगा, उसी क्षेत्र में मिलेगा जहां सबसे ज्यादा आपका क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा क्या? तापमान। तापमान जहां सबसे ज्यादा मिलेगा, जिस भी बेल्ट में, वहां वाष्पीकरण ज्यादा, जहां वाष्पीकरण ज्यादा वहां वर्षा ज्यादा। क्लियर? वर्षा ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा, बायोडायवर्सिटी ज्यादा। तो विषुवत रेखी क्षेत्र में सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहां जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। और यहां से विषुवत रेखी क्षेत्र से जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो तापमान में आती है कमी। तापमान में कमी आती है तो वर्षा में कमी आता है, वर्षा में कमी तो पेड़ पौधों की मात्रा में कमी, पेड़ पौधों की मात्रा में कमी तो जैव विविधता में कमी। तो इतना भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, या आसानी से याद कर सकते हैं, या तैयार कर सकते हैं। विषुवत रेखा क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। क्लियर हो गया? जैव विविधता में कमी आती है। अब देखना, अगर कोई आपसे सवाल करे कि चलो हम मान लिए कि विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी आ रही है, अगर कोई व्यक्ति ध्रुवों से, किधर से? ध्रुवों से, कोई भी व्यक्ति मान लिया, कोई व्यक्ति अगर ध्रुवों से निकल करके और आ रहा है, किधर आ रहा है? विषुवत रेखी क्षेत्र की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? विषुवत रेखी क्षेत्र की तरफ। तो जैव विविधता में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तब जैव विविधता में क्या होगी? बढ़ोतरी। तब जैव विविधता आपकी बढ़ेगी, जैव विविधता बढ़ेगी। क्लियर हुआ? यानी कोई व्यक्ति अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो जब ध्रुवों पर आपका तापमान कम मिलेगा और ध्रुवों से आप विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता चला जाएगा, और जब तापमान बढ़ता चला जाएगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ता चला जाएगा। वाष्पीकरण का दर जब बढ़ता चला जाएगा तो वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। वर्षा की मात्रा जब बढ़ती चली जाएगी तो पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, और पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। तो दो चीज याद रखना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है, इसलिए अंतिम रूप से जैव विविधता में कमी आ जाती है।
और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता चला जाता है, इसलिए लगातार जैव विविधता में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ है ना? अब यहां देखना, अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल सा सवाल कह दे कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, यानी विश्व में अगर आपसे कहें कि सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता की बात करें, ये कहां मिलती है, कहां मिलती है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, तो आप बड़ा आसानी से आंसर दे देंगे, उत्तर दे देंगे कि सर विषुवत रेखी क्षेत्र में। कहां? विषुवत रेखी क्षेत्र में। आसानी से, अभी आपने देखा पूछे का पूरा लॉजिक यही था, आसानी से आप जवाब दीजिए सर विषुवत रेखी क्षेत्र में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा सवाल अगर आपके सामने रखें कि अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से, क्लियर, या विषुवत रेखी क्षेत्र से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं, किधर जाएं? ध्रुवों की तरफ जाएं, ध्रुव की तरफ जाएं, तो जैव विविधता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैव विविधता में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप आंसर दीजिए। विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। जैव विविधता में क्या आएगी? कमी। कमी किस में आती है? जैव विविधता में, है ना? जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। क्लियर हो गया? जैव विविधता में कमी आती है। क्लियर? जैव विविधता, जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। फिर अगर हम आपके सामने एक और सवाल रख दें, तीसरा सवाल रख दें आपके सामने कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो ध्रुवों से आ रहा है, किधर से आ रहा है? ध्रुवों से आ रहा है। ध्रुवों से किधर आ रहा है? भूमध्य रेखा की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रहा है, विषुवत रेखा की तरफ या 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जा रहा है, तब बताइए जैव विविधता में क्या होगा? तब जैव विविधता बढ़ेगी। तब जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। जैव विविधता में क्या आएगा? बढ़ोतरी होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? अच्छा, अगर कोई पूछे कि भैया विषुवत रेखी क्षेत्र में आपने बता दिया कि चलो जैव विविधता सर्वाधिक मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और वर्ष भर लंबवत पड़ने के कारण वर्ष भर वाष्पीकरण होता है, वर्ष भर वाष्पीकरण होता है, इसलिए वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है तो पेड़ पौधे सघन मात्रा में उगते हैं। जहां पेड़ पौधे जंगल सघन मात्रा में वन होंगे, सदाबहार वन अमूमन यहाँ पाए जाते हैं, तो वहां आपकी बायोडायवर्सिटी, जीव जंतु ऑटोमेटिक उस क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगे। चलो ये तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विषुवत रेखी क्षेत्र में कोई एक सिंपल सा क्षेत्र तो है नहीं। ये पूरी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? एक पेटी है, एक कटिबंध है कि नहीं? डोलड्रम पेटी जिसको कहते हैं। तो इनमें बहुत सारे देश सम्मिलित हो सकते हैं, तो इनमें आखिर कहां मिलेगा? ये भी एक सवाल है कि इनमें कोई स्पेशल क्षेत्र हो। तो अगर आप वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास नॉलेज हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, यूं कहें कि बहुत ज्यादा का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तो यूं देखिएगा, अगर हम डायग्राम ही बना देते हैं विश्व मानचित्र का, कोशिश करते हैं यहां, है ना, विश्व मानचित्र का एक डायग्राम हम लोग खींच देते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे, और ये आपका उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और यहां हम लोग डायग्राम आपका बना दिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, यहां आपका मेडागास्कर वगैरह हो गया। क्लियर हो गया? इधर आपका ये हो गया अरब प्रायद्वीप, और यहां से निकलते तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? भारत वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर हो गया? भारतीय क्षेत्र, यहां से म्यांमार वगैरह, और इधर एक लेके चले गए। यहां आपका एक द्वीप पड़ता है, वो भी थोड़ा सा बहुत यहां डिस्कस कर देते हैं, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। इधर आपका ये है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। क्लियर हो गया? अब जब देखेंगे थोड़ा बहुत अगर इस पर नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, भारत यहां शुरुआत हो जाता है दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, यानी विषुवत रेखा ठीक यहीं से गुजरती है। तो विषुवत रेखा जब यहां से ठीक इसके नीचे से गुजरती है तो यहां से गुजरेगी, और यहां से ये गुजरते हुए ऐसे जाती है, ऐसे। क्लियर हो गया? ये विषुवत रेखा है। अब अगर कहें ये विषुवत रेखा है तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इसका क्या होगा? आपका विषुवत रेखा का 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में ये आपकी क्या होगी? डोलड्रम पेटी। ये 10 डिग्री डोलड्रम पेटी, उत्तर वाला 10 डिग्री अक्षांश, नीचे वाला ये दक्षिण का और ये उत्तर का। क्लियर हो गया? ये आपकी क्या हो गई? डोलड्रम पेटी हो गई। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये
10 डिग्री आपकी दक्षिणी अक्षांश से। ये जो क्षेत्र है आपका, इनके बीच वाला ये जो पूरी पेटी निर्मित हुई है, ये आपकी कौन सी है? डोल्ड्रम पेटी है। कौन सी है? डोल्ड्रम पेटी है। तो आपको इतना तो पता चल गया था, शुरू में ही पता चल गया था कि डोल्ड्रम पेटी में ही सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। यहां आपने देखा था डोल्ड्रम पेटी में ही सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। इसी कारण यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा तो आपका वर्षा ज्यादा तो पेड़ पौधे ज्यादा, जैव विविधता यहाँ ज्यादा मिलती है। अब सवाल है कि डोल्ड्रम पेटी जिन भी देशों से गुजरती है, इसके अंतर्गत आपकी कौन कौन से विश्व के क्षेत्र समाहित है? तो बड़ा आसानी से इतना बता सकते हैं आप कि डोल्ड्रम पेटी के अंतर्गत विश्व के कौन कौन से क्षेत्र समाहित है। तो एक तो आप यहीं से आप ढूंढ लेंगे कि ये आपका बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा आपका अंडमान निकोबार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, द्वीपीय देश है जिसको हजारों द्वीपों का समूह कहा जाता है। इसको पहले नंबर पर रखते हैं, इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश हो गया। फिर यहां से आएंगे तो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी क्षेत्र में पड़ जाता है। तो दूसरे स्थान पर इधर से हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कौन सा है? अंडमान है। कौन सा क्षेत्र है? अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। किसका? भारत का अंडमान निकोबार। फिर इसके बाद से देखते हैं कि इस डोल्ड्रम पेटी में यानी विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में तीसरा क्षेत्र आपका कौन सा पड़ जाता है? तो श्रीलंका वगैरह पड़ जाता है। और भारत का ये केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा ये केरल और तमिलनाडु का भी इस क्षेत्र में पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? याद रखिएगा, क्योंकि जब भारत में आप देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भारत का दक्षिणतम हिस्सा जो शुरुआत होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होता है। कितने से शुरुआत होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और उत्तर में अधिकतम जो पहुंचता है आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में, वो पहुंचता है 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो हमको बस यहां देखना है। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट से जब भारत शुरुआत हो जा रहा है तो विषुवत रेखा का जो डोल्ड्रम क्षेत्र है ये 10 डिग्री उत्तर तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 10 डिग्री तक। तो ये वाला क्षेत्र समाहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भारत का डोल्ड्रम पेटी में हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से 10 डिग्री ये दक्षिण वाला भी हो जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र आपका समाहित हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, इस जो डोल्ड्रम पेटी में चूंकि ये 10 डिग्री तक जा रहा है और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत हो जा रहा है, तो ये वाला क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। तो भारत का कौन सा क्षेत्र? केरल का। कौन सा क्षेत्र? केरल और तमिलनाडु भी है। कौन सा? तमिलनाडु। ये भी क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है। फिर इसके बाद चले आते हैं हम लोग कहां? अफ्रीका महाद्वीप पूरा समाहित हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में यहां आपकी एक नदी गुजरती है जिसे विषुवत रेखा, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जिसको क्या कहते हैं? कांगो जायरे नदी। तो कांगो जायरे बेसिन भी इसमें समाहित हो गया। कांगो जायरे नदी बेसिन भी इसमें समाहित हो गया। 4 क्षेत्र हो गए। फिर इसके बाद से आते हैं तो यहां स्थित अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में बिल्कुल यहां स्थित आपका गिनी की खाड़ी। कौन सी? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी यहां स्थित है। गिनी की खाड़ी ये आपका स्थित हो गया, गिनी की खाड़ी। फिर यहां वाला जो क्षेत्र आता है अंतिम रूप से यहां देखते हैं 4, 5, ये छठा, ये है आपका ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। क्लियर हो गया। अब यहाँ ब्राजील भी आपका सम्मिलित है। गिनी की खाड़ी, कांगो जायरे, केरल हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। ब्राजील में यहाँ की नदी बहती है आपकी, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यहाँ आपकी अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। अमेजन नदी बेसिन यहाँ ब्राजील में प्रवाहित होती है। तो कुल मिला जुला करके डोल्ड्रम पेटी में यही सारे क्षेत्र विश्व के सम्मिलित है। इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार है भारत का, केरल है आपका, तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र है, कांगो जायरे नदी बेसिन है, गिनी की खाड़ी है और ब्राजील। यही सारे क्षेत्र आपके डोल्ड्रम पेटी में समाहित है। तो आपसे जो सवाल किया गया था कि डोल्ड्रम पेटी में वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत मिलती है, तो चलो यहाँ आपका पता चला वर्षा ज्यादा होती है तो जैव विविधता यहाँ सर्वाधिक हो गई। तो डोल्ड्रम पेटी कोई एक क्षेत्र तो है नहीं, पूरी पृथ्वी पर एक पेटी है और इस पेटी में आपके लगभग इतने सारे देशों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इनमें आखिर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलती है? सवाल ये है। सवाल यही से 4 ऑप्शन रख देगा। और 4 ऑप्शन कैसे रख देगा? नॉर्मली आपके सामने रख देगा कि ऐसे रख देगा कि विश्व में, अब सवाल देखना कैसे पलट रहा है, कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता है ना, कहां मिलती है? कहां मिलती है? ऐसे सवाल रख दिया। सपोज दैट मिलती है
ये सवाल रख दिया। और ऑप्शन इस बार विषुवत रेखा सपोज दैट दिया ही नहीं, सारा क्षेत्र ही विषुवत रेखा वाले ही दे दिया और लिख दिया सपोज दैट आपका एक लिख दिया कि अंडमान है ना, अंडमान निकोबार में। चलो एक ऑप्शन तो ये दे दिया। फिर आपसे पूछ दिया दूसरा ऑप्शन रख दिया आपका कांगो जायरे नदी बेसिन, कहां ऐसे कांगो जायरे नदी बेसिन रख दिया कांगो जायरे। फिर इसके बाद से क्या कहेगा, कांगो जायरे रख दिया। फिर इसके बाद से सी ऑप्शन में आपके सामने रख दिया ब्राजील, कहां रख दिया ब्राजील में। फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने रख दिया सपोज दैट गिनी की खाड़ी रख दिया। अब आप कंफ्यूजन में उलझ जाएंगे कि सर तो बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक मिलती है और ये चारों ऑप्शन जो दिया है सब के सब विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही सम्मिलित है। देखिए सारे इंडोनेशिया, अंडमान, केरल, तमिलनाडु, कांगो जायरे, गिनी की खाड़ी, ब्राजील, ये सब विषुवत रेखीय क्षेत्र या डोल्ड्रम पेटी के ही क्षेत्र हैं। तो अब इनमें सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है, तो याद रखिएगा इनमें सर्वाधिक जैव विविधता जो मिलती है वो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सही ऑप्शन सी होगा, कहां ब्राजील में। अब कहेंगे कि सर जब इतने सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं इस डोल्ड्रम पेटी में यहां ब्राजील से लेकर के गिनी की खाड़ी, कांगो जायरे नदी बेसिन, आपका केरल वाला हिस्सा, तमिलनाडु वाला, अंडमान निकोबार और ये आपका इंडोनेशिया वगैरह सब सम्मिलित है, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ ब्राजील में ही सर्वाधिक जैव विविधता मिल जाती है। तो इसके पीछे कारण है, और कारण क्या है, तो कारण देखिएगा ब्राजील, यहां चित्र में देखिएगा ब्राजील में यहां एक नदी गुजरती है जो ये आपके सामने हमने बना दिया है। ये कौन सी नदी यहां से गुजर रही है आपकी, यहां से नदी गुजरती है आपकी कौन सी, अमेजन नदी। तो यहां होता है क्या जिसकी वजह से जैव विविधता सर्वाधिक मिल जाती है ब्राजील में, एक तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, पहला कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, क्लियर, विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो सर्वाधिक वर्षा यहां होगा ही होगा, क्लियर। और दूसरा कारण क्या है कि इस ब्राजील में सर्वाधिक जैव विविधता मिलने के पीछे दूसरा कारण क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली है ना, अपवाह तंत्र वाली जो नदी है, सर्वाधिक जल लेकर के प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी आपकी, अमेजन नदी। कौन सी है, अमेजन नदी। ये अमेजन नदी ही इसी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ जाती है। तो यहां दो तरीके की बायोडायवर्सिटी मिली, एक नदी की जो अपनी बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ विषुवत रेखीय क्षेत्र वाला भी मिल जाता है। तो दो तरीके की जैव विविधता जब एक ही जगह मिल जाती है तो जैव विविधता की मात्रा यहां बाकी जगहों की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलता है, ब्राजील में। कहां मिलता है, ब्राजील में। कारण क्या, एक तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, डोल्ड्रम पेटी में है, तो यहां वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा हो रही है, वो तो सारी जगह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जल क्षमता लेकर के प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, अमेजन नदी भी प्रवाहित हो जा रही है। तो अमेजन नदी बेसिन का अपना खुद का एक बायोडायवर्सिटी है, और जो जंगल की बायोडायवर्सिटी है विषुवत रेखीय क्षेत्र का वो तो है ही है, सदाबहार वनों का, तो दोनों मिलकर के बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्लियर होगा। तो पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी कहां मिलती है, ब्राजील में। फिर पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां, तो भैया रटते आए हैं आपका केरल की साइलेंट घाटी है, रटते आए कि नहीं, केरल की साइलेंट वैली या शांत घाटी, रटते आए कि नहीं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां, केरल की शांत घाटी। तो केरल के शांत घाटी या साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता मिल जाती है। कारण क्या है, क्योंकि खुद केरल का साइलेंट वैली लगभग डोल्ड्रम पेटी के आसपास का हिस्सा है, ये टच कर जाता है, यहाँ डोल्ड्रम पेटी में ही पड़ जाता है या टच कर जाता है। यहाँ बना दे रहे हैं आपके सामने, ये ऐसे है ना, ये वाला क्षेत्र ये ऐसे। तो बायोडायवर्सिटी यहाँ क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ जो औसतन वर्षा वगैरह हो जाती है वो 250 सेंटीमीटर के आसपास पूरा पश्चिमी घाट पर होती है, इस पश्चिमी घाट पर। तो भारत का ये पूरा पश्चिमी जो घाट है, याद रखिएगा, ये पूरा पश्चिमी घाट ही जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और इस पूरे पश्चिमी घाट में भी सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है आपकी, केरल के साइलेंट वैली में मिलती है। ये भी आसानी से आप बता लिए, क्यों, सारा लॉजिक का खेल है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पर्यावरण उंगलियों पर नाचेगा, रटने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया। अब यहां सवाल पर अगर आपसे पूछें कि सबसे कम, अगला सवाल तुरंत आपके सामने अगर हम रख दें कि भैया चलो ये बताओ कि सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता आप बता दिए ब्राजील में, अगर पूछना सबसे कम कहां मिल रहा है, सिंपल सा सवाल आपके सामने रख दें कि एक बात बताओ कि सबसे कम जो बायोडायवर्सिटी मिलेगी वो कहां मिलेगी, चलो बताओ, है ना, सबसे कम जैव विविधता, भैया जैव विविधता
कहां मिलेगी? सवाल यह है कि कहां मिलेगी। चलो बताओ, सोचो सोचो कहां मिल सकती है ना? सोचिए कहां मिल सकती है। तो एक बात बताइए आप, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल है। ये आपका क्या है? साउथ पोल है। और इतना शुरू से ही आप रटते आ रहे हैं या पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग अभी आधे एक आध घंटा पहले से ही, कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो भैया तापमान में क्या आएगा? कमी आएगा। तापमान में क्या आएगा? कमी। विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी, और जब तापमान में कमी तो वाष्पीकरण में कमी होगा, है ना? जब तापमान ही कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है जलीय क्षेत्र से वाष्पीकरण कम होगा, और जब वाष्पीकरण कम होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा की मात्रा कम होगी, और जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो पेड़ पौधों की मात्रा कम होगी, जंगल की, वनों की मात्रा कम होगी, और जब पेड़ पौधों की मात्रा कम होगी तो ऑटोमेटिक आपका क्या? जैव विविधता में भी क्या आएगा? कमी आएगा। ऑटोमेटिक जैव विविधता में भी कमी आएगी। तो ये भी आपको पता है विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। तो इतना तो बता सकते हैं ना कि सबसे कम जैव विविधता आपकी कहां मिलेगी? ध्रुवों पर मिलेगी। कहां मिलेगी? ध्रुवों पर। सबसे कम जैव विविधता कहां मिलेगी? ध्रुवों पर मिलेगी। लेकिन फिर कोई क्वेश्चन आपसे घुमा दिया, ये तो आप रटते आ रहे हैं, आसानी से कॉन्सेप्ट से आप ढूंढ लिए कि सबसे कम जैव विविधता ध्रुवों पर मिलेगी, लेकिन उसने कहा भैया सबसे कम जैव विविधता जब ध्रुवों पर मिल रही है तो ध्रुव खुद अपने आप में दो ध्रुव है। एक है आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और दूसरा है आपका कौन सा? साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। फिर आपसे अंदर जाकर के पूछ देगा कि चलो ये तो मान लिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी हो रही है, तो वर्षा की मात्रा में कमी, वर्षा की मात्रा तो पेड़ पौधों की मात्रा में कमी, पेड़ पौधों की मात्रा में कमी आ रही है, तो जैव विविधता में कमी आ रही है। तो ये चलो समझ में आ गया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, इसलिए सबसे कम जैव विविधता ध्रुवों पर मिल रही है। लेकिन ध्रुव भी अपने आप में दो, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों में सबसे कम आखिर कहां मिलेगा? ये भी सवाल आपके सामने लॉजिकली रखा था कि इनमें सबसे कम, तो आपके सामने दो ऑप्शन दे दिया, कहेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बताओ कहां मिलेगा? सोचिए कहां मिलना चाहिए? नॉर्थ पोल पर सबसे कम मिलना चाहिए कि साउथ पोल पर मिलना चाहिए? सोचो 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 कहां मिलेगा? अब आपके सामने क्या है? दो ऑप्शन। क्लियर कि सबसे कम जैव विविधता कहां मिलेगी? एक आपके सामने नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है? साउथ पोल है। तो देखते हैं सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहां मिलने वाली है। देखो, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी में भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये जो उत्तरी गोलार्ध आपका निर्मित होता है, यहाँ स्थल भाग ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग जाता है। क्या है? जलीय भाग ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, जब स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है, तो जल से स्थल जाहिर सी बात है ऊंचे स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। अगर जल ऊंचा होता तो स्थल डूब जाता। डूब जाता कि नहीं डूब जाता? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है। तो जो नदियां निकलती हैं, नदियां पर्वतों से, पठारों से निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्लोप का या ढाल का अनुसरण करती है नदी। तो मैक्सिमम नदियां जो प्रवाहित होती हैं वो विश्व की उत्तर से किधर प्रवाहित होंगी? दक्षिण की तरफ। यानी स्थल से किधर जाएंगी? सागर की तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी? सागर की तरफ जाएंगी। मैक्सिमम नदियां दुनिया की उत्तर से किधर प्रवाहित होती हैं? दक्षिण की तरफ। तो जब नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है तो याद रखिएगा नदियों में पाई जाती हैं क्या? नदियों में पाई जाती हैं आपकी क्या? मछलियां। क्या पाई जाती हैं? मछलियां वगैरह पाई जाती हैं। तो मछलियों की भाई साहब एक खूबी होती है, ये धारा के विपरीत गमन करती हैं, धारा के विपरीत चलती हैं। समझ में आ रहा है? धारा के विपरीत, यानी जिधर से अगर सपोज दैट ये नदी है, इधर से आ रही है, पानी इधर से आ रहा है, तो ये जो आपकी यहां बना दिए ऐसे मछली बना दिए, ऐसे सिंपल शब्दों में मछली, तो मछली इस धारा के विपरीत जाना पसंद करती है। तो जब नदियां स्थल से सागर की तरफ आ रही हैं, तो नदियां जब स्थल से सागर की तरफ आ रही हैं तो मछलियां वगैरह इसमें निकल करके किधर जाती हैं? उत्तर की तरफ जाती हैं, और बढ़ते बढ़ते नदी का सहारा लेकर के कहां पहुंच जाती हैं? उत्तरी ध्रुव के आसपास के सागरी क्षेत्र तक पहुंच जाती हैं। और जहां मछलियां पहुंच जाएंगी वहां आपका पहुंच जाता है ध्रुवीय भालू। क्या? ध्रुवीय भालू। वहां पहुंच जाता है ध्रुवीय लोमड़ी। क्या पहुंच जाती है? ध्रुवीय लोमड़ी। ध्रुवीय लोमड़ी है ना। वहां पहुंचती है आपकी शील।
ये तमाम तरीके के जीव हैं, ध्रुवी भालू हो गया, ध्रुवी लोमड़ी हो गई, शील हो गई, फिर इसके बाद से आपका आता है। तो ये प्रमुख जो जीव हैं इनका आहार ही क्या है? मछलियां हैं। क्या है इनका आहार, या यूं कहें कि खाद्य श्रृंखला में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे फूड चेन में इनका जो आहार है वो कौन सी है? मछलियां हैं। तो जहां मछलियां वहीं ये जीव जंतु मिलेंगे। तो मछलियां निकल जाती हैं लगभग कहां? उत्तरी ध्रुव के आसपास के सागरीय क्षेत्रों में, और यहीं आपके सर्वाधिक मात्रा में ध्रुवी भालू, लोमड़ी, शील वगैरह मिल गया आपका, है ना। हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, एक और जीव हिम तेंदुआ वगैरह, हिम तेंदुआ, ये सब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो एक आपका साउथ पोल हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। सवाल यही था कि इन दोनों में आखिर सबसे कम बायोडायवर्सिटी, यहां देखिए यही तो सवाल था कि इन दोनों में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगी? तो चूंकि साउथ में दक्षिणी पोल पर नदियां जो होती हैं वो उत्तर की तरफ गमन करती हैं, इसलिए मछलियां उत्तर की तरफ मैक्सिमम निकल जाती हैं, और मछलियों को आहार के रूप में ग्रहण करने वाले जीव जंतु भी उत्तरी ध्रुव के आसपास चले जाते हैं। इसलिए दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव पर जैव विविधता क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। जैव विविधता ज्यादा मिलेगा। जैव विविधता क्या मिलेगा? ज्यादा। इसलिए सबसे कम कहेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हुआ है ना? तो देखो ये एक लॉजिक, एक छोटा सा लेक्चर हम लोग यहां ले रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था? ये लेक्चर लेने के पीछे कारण, जो मुख्य कारण था, ये था कि जितना भी इसके बाद पर्यावरण का लेक्चर आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये जितना कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा किए ना, सब जाकर के लिंक करेगा, सब कहीं ना कहीं जाकर के लिंक करता है। और ये थोड़ा बहुत चर्चा आपके लिए इसलिए कर दिया कि जैसे ही कल से पहला लेक्चर जो शुरुआत होने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, ये सब किसी न किसी चैप्टर में जाकर के कॉन्सेप्ट लिंक करेगा। तो जब कॉन्सेप्ट लिंक करेगा वहां, तो आपको बार बार मैं वहां रिमाइंड कराऊंगा कि देखो ये वाली बात बताए थे कि ये सारी चीजें ऐसी हैं वैसी हैं। तो जब बार बार वो सारी चीजें आपको लिंक करेंगी माइंड में, तो कॉन्सेप्चुअली पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पूरा टॉपिक ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये टॉपिक में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, या कोई घटना घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा बेस था जिसमें जियोग्राफी का हल्का सा हिस्सा टच करके हम लोग पर्यावरण में आ गए थे, और बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, पेड़ पौधों की मात्रा, ये सारी चीजों पर हल्का फुल्का डिस्कस कर लिए थे। क्लियर हुआ ना? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा, तो प्रॉपर मात्रा में आगे का लेक्चर भी आपका बहुत बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल इसके बाद से जो होगा, कल का लेक्चर जो होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कल पहला लेक्चर है। ये जो लेक्चर आपका था एक बेस था, एक फाउंडेशन था, एक नींव था, जिससे आगे के लेक्चर को समझने में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो ये लेक्चर। ठीक है? हालांकि आगे इन सारी चीजों को जहां रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी वहां रुक करके अच्छे से रिलेट करके डिस्कस भी करेंगे। क्लियर? लेकिन एक बार डिस्कस रहेगा तो वो आपको रिमाइंड हो जाएगा आसानी से। क्लियर हुआ ना? तो कल मिलते हैं आपसे फिर इसी लेक्चर के साथ, है ना। कल पहला लेक्चर होगा, वहां से मिलिए, एक सेशन शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत अच्छे ढंग से सेशन जाएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि लगातार बने रहना। लगातार आप बने रहेंगे तो पूरा पर्यावरण बड़ा आसानी से तैयार हो जाएगा, और बड़ा ही महत्वपूर्ण। और एक चीज और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर पूरा लेक्चर आप मेरे साथ बने रहे ना, तो पर्यावरण बिल्कुल खेल बना देंगे आप। पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी पूरा खेल बन जाएगा, आपकी उंगलियों पर नाचेगा। लेकिन शर्त इतना, लगातार बने रहना। क्लियर हुआ? ठीक है? तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका।